दोस्तों नमस्कार। आज का जो अध्याय है वह है कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है। पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस। 1857 की क्रांति के पश्चात भारत में राष्ट्रवादी भावनाएं उभरने लगी। इस दौर के क्रांतिकारियों ने भारतीय जनमानस में नायकों का स्थान प्राप्त किया। भारतवासियों ने देश के आर्थिक पिछड़ेपन को उपनिवेशी शासन का परिणाम माना। उनका मानना था कि देश के विभिन्न वर्ग के लोगों जैसे किसान, शिल्पकार, दस्तकार, मजदूर, बुद्धिजीवी, शिक्षित एवं व्यापारियों आदि सभी के हित विदेशी शासन की भेंट चढ़ गए हैं। अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीतियों ने आधुनिक राष्ट्रवाद के विकास में योगदान दिया। देशवासियों का मानना था कि देश में जब तक विदेशी शासन रहेगा, लोगों के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक तथा राजनीतिक हितों पर कुठाराघात होता रहेगा। कांग्रेस की स्थापना 1885 को हुई। इससे पूर्व भारत व लंदन में कई राजनीतिक संस्थाओं का गठन हुआ। बंगाल, बम्बई एवं मद्रास में इन राजनीतिक संस्थाओं ने पत्र पत्रिका, अखबार एवं जन सभाओं आदि माध्यमों से लोगों को अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया। परिणामतः लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। सामान्य जनता अब आंदोलनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। निश्चित ही भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इस प्रारंभिक दौर में इन संस्थाओं ने राष्ट्रवादी विचारों के विकास में अपनी महत्ती भूमिका निभाई। तो इसे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन बंगाल। इसमें प्रमुख संस्थाओं को देखें तो सबसे पहला है लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। ध्यान रखें, इसमें सबसे पहली संस्था का नाम क्या है? लैंड होल्डर्स सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 में द्वारिकानाथ टैगोर द्वारा कलकत्ता में की गई थी। ठीक है। ध्यातव्य है कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी पहली राजनीतिक सभा थी जिसने संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया। इस संस्था ने जमींदारों के हितों की सुरक्षा तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए संवैधानिक उपचारों का प्रयोग किया। कलकत्ता के जमींदारों की यह सभा इंग्लैंड की ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी को भी सहयोग करती थी, जिसकी स्थापना विलियम एडम्स द्वारा की गई थी। लैंड होल्डर्स सोसाइटी के प्रमुख भारतीय नेता द्वारिकानाथ टैगोर, राधाकांत देव, प्रसन्न कुमार ठाकुर आदि जमींदार थे। इसलिए इसे जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता था। अब लैंड होल्डर्स सोसाइटी के बाद हम लोग आते हैं और ये है बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है। तो 1843 में जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी नामक राजनीतिक सभा की स्थापना हुई। यह भारतीय तथा गैर सरकारी अंग्रेजों का सम्मिलित संगठन था। इस सभा का मुख्य
उद्देश्य अंग्रेजी शासन में भारतीयों की वास्तविक अवस्था के विषय में जानकारी प्राप्त करके उनका प्रचार प्रसार करना तथा जनता की उन्नति व न्यायपूर्ण अधिकारों के लिए शांतिमय और कानूनी साधनों का प्रयोग करना। ये था कौन सा संगठन? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो अक्टूबर 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में राधाकांत देव की अध्यक्षता में की गई। इसके अन्य प्रमुख सदस्यों में देवेंद्रनाथ टैगोर, राम गोपाल घोष, प्यारी चंद्र मित्र, कृष्णदास पाल आदि शामिल थे। पूर्ववर्ती दोनों प्रमुख संस्थाओं जिसमें कि लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की असफलताओं के कारण इन दोनों को मिला करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन का गठन किया गया। यह संस्था भूमिपतियों के हितों के लिए मुख्य रूप से कार्यरत थी। इसी के प्रयासों से 1853 में चार्टर के नवीकरण के समय ब्रिटिश संसद को प्रार्थना पत्र भेजा गया था। इस प्रार्थना पत्र में एक लोकप्रिय विधानसभा, न्यायिक एवं दंडनायक कार्य पृथक किए जाने, अधिकारियों के वेतन कम किए जाने तथा नमक, आबकारी व स्टाम्प कर को समाप्त किए जाने आदि की मांग की गई थी। इसे ध्यान रखें, इस प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया था कि विधानसभा, न्यायिक एवं दंडनायक कार्य पृथक किए जाने, अधिकारियों के वेतन कम किए जाने तथा नमक, आबकारी व स्टाम्प कर को समाप्त किए जाने आदि की मांग की गई। इसके परिणाम स्वरूप 1853 में जो चार्टर्ड एक्ट पारित हुआ था उसमें क्या था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए जोड़ लिया गया। ठीक है, 1851 का जो बना संगठन है, और इस संगठन के रिक्वेस्ट पर क्या किया गया कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 6 नए सदस्यों को कानून बनाने के लिए जोड़ लिया गया। इस संगठन ने नील विद्रोह की जांच हेतु आयोग बैठाने की मांग की थी। ठीक है, और हिंदू पैट्रियट इस संस्था का मुखपत्र था। ठीक है, क्या था? हिंदू पैट्रियट। आगे बढ़ते हैं, और ये है इंडियन लीग। सितंबर 1875 को शिशिर कुमार घोष द्वारा इंडियन लीग की स्थापना कलकत्ता में की गई। इसके अस्थायी अध्यक्ष शंभू चंद्र मुखर्जी थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास करके राजनीतिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। और अब आगे बढ़ते हैं। इंडियन एसोसिएशन, जिसे भारत संघ भी कहा जाता था, यह सबसे महत्वपूर्ण संगठन था बंगाल में। तो इसे देखते हैं। जुलाई 1876 को सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने इन दोनों के सहयोग से कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना की गई। याद रखें, जुलाई 1876, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सहयोगी आनंद मोहन बोस, कलकत्ता का अल्बर्ट हॉल। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसके संस्थापक तथा आनंद मोहन बोस इसके सचिव थे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी जाना जाता है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना इंडियन लीग के स्थान पर की गई थी। इसका उद्देश्य मध्यम वर्ग के साथ साथ साधारण वर्ग को भी इसमें सम्मिलित करना था। इस कारण इसका जो चंदा था वो 5 रुपये वार्षिक रखा गया था। माने उस समय के हिसाब से भी कम था, इसीलिए वार्षिक देना था। तो ऐसा इसलिए था कि केवल जमींदार
और धनाढ्य वर्ग के लोग ही इसमें सम्मिलित नहीं हो, बल्कि जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वह भी इसमें शामिल हो पाएँ। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक विलियम एडम्स थे। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? विलियम एडम्स। राजा राम मोहन राय ने अनेक साथियों ने सर्वप्रथम 1836 ईस्वी में बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की। तो उल्लेखनीय है क्या होगा कि जब 1836 में राजा राम मोहन राय ने बंग भाषा प्रकाशक सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना की, तो यह ऐसी संस्था है जो लैंड होल्डर सोसाइटी जो 1838 में स्थापित हुई थी द्वारिकानाथ टैगोर के द्वारा, तो उससे भी यह पुरानी संस्था थी बंग भाषा प्रकाशक सभा। तो इसे भी याद रखें। अगला है कि ये बात हो रही है भारत संघ की, माने इंडियन एसोसिएशन की बात हो रही है। तो मेजनी इटली के एकीकरण का अग्रदूत जिसे कहा जाता है, उससे प्रेरित होकर संयुक्त राजनीतिक आकांक्षा वाले एकीकृत भारत के उद्देश्य से इस एसोसिएशन की नींव रखी गई थी। इस एसोसिएशन में जमींदारों की जगह मध्यम वर्ग को प्राथमिकता दी गई। ठीक है, इस संगठन ने सिविल सर्विसेज आंदोलन चलाया, जिसे भारतीय जनपद सेवा आंदोलन यानी कि सिविल सर्विस मूवमेंट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, आर्म्स एक्ट तथा इल्बर्ट बिल के विरोध में आंदोलन चलाया गया। 1883 ईस्वी में सुरेंद्रनाथ बनर्जी को अपने पत्र बंगाली में कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश J.F. नॉरिस की आलोचना करने के कारण 2 माह की सज़ा हुई थी। याद रखें, 1883 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने अपने पत्र बंगाली, ठीक है, उनका पत्र का नाम था बंगाली, वहाँ पर कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे J.F. नॉरिस, उनकी आलोचना की थी और इसके लिए उन्हें 2 माह की सज़ा हुई थी। इंडियन एसोसिएशन ने दिसंबर 1883 में कलकत्ता के अल्बर्ट हॉल में आनंद मोहन बोस की अध्यक्षता में पहली इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। दूसरी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में दिसंबर 1885 में हुई। इसकी अध्यक्षता सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने की थी। 1886 में इसका विलय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। देखिए, आप जैसे कि आपको पता होगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इसके सबसे पहले अध्यक्ष बनाए जाने वाले थे आपके सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लेकिन सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ पर फंसे हुए थे? फंसे नहीं, मतलब उनका कहाँ सम्मेलन चल रहा था, तो ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसकी बैठक चल रही थी। ठीक है, इसीलिए इनको अध्यक्ष जो है नहीं चुना गया और इनके जगह पर व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, और बाद में क्या हुआ कि 1886 में इसका विलय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया। अब आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ठीक है, तो कलकत्ता स्टूडेंट्स एसोसिएशन की स्थापना 1875 में आनंद मोहन बोस ने की थी। आनंद मोहन बोस के साथ सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी छात्रों के इस संगठन में शामिल हुए। कालांतर में सुरेंद्रनाथ बनर्जी छात्रों के बड़े नेता बनकर उभरे। ठीक है, तो ये था कलकत्ता का स्टूडेंट एसोसिएशन। और आप देखिए, कलकत्ता का जो स्टूडेंट एसोसिएशन है वो 1875 में स्थापित हुआ और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो होती है वह 1876 में होती है। ठीक है, तो आनंद मोहन बोस ने जो संगठन स्थापित किया था वो छात्रों के लिए, अब उन्हीं के सहयोग से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो छात्र नेता थे, जुलाई 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की। अब हम लोग देखते हैं कलकत्ता के बाद बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं। ठीक है, बम्बई में राजनीतिक संस्थाएं, तो प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी थी? सबसे पहला बम्बई एसोसिएशन। ठीक है, 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के तर्ज पर,
याद रखें, प्रेरणा स्रोत कौन सा है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की तर्ज पर बम्बई एसोसिएशन की स्थापना की। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य सरकार को समय समय पर ज्ञापन देना, ताकि भेदभावपूर्ण समझे जाने वाले नियमों तथा सरकारी नीतियों के लिए सुझाव दिए जा सके। इस संस्था ने भी अंग्रेजी संसद को एक ज्ञापन भेजा, जिसमें नई विधान परिषदों, जिनमें भारतीयों को भी प्रतिनिधित्व मिले, के बनाए जाने की बात की। उन्होंने भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति न करने और अंग्रेज अधिकारियों को बड़े बड़े वेतन देने की भी निंदा की। हालांकि यह एसोसिएशन बहुत दिनों तक नहीं चल सका। तो ये था बम्बई एसोसिएशन। आगे है पूना सार्वजनिक सभा। ठीक है, 1870 में, कुछ स्रोतों में 1867 भी बताया गया है, तो इसे याद रखेंगे। 1870 में एम.जी. रानाडे, ठीक है, महादेव गोविंद रानाडे एवं गणेश वासुदेव जोशी, जी.वी. जोशी द्वारा पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई। इस सभा का उद्देश्य क्या था? कि जनता को यह बताना था कि सरकार के वास्तविक उद्देश्य क्या हैं, अपने अधिकार कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं। 1875 में इस संस्था ने ब्रिटिश संसद में भारतीयों के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत की। इस सभा के सक्रिय सदस्य में एस.एच. साठे तथा एस.एच. चिपलूनकर, याद रखें, एस.एच. साठे और चिपलूनकर ये सक्रिय सदस्य थे इस सभा के। पूना सार्वजनिक सभा मुख्यतः नवोदित मध्यम वर्ग, जमींदारों और व्यापारियों के हितों का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अधिकांश सदस्य ब्राह्मण व वैश्य थे। इसी कारण यह संस्था किसानों तक अपनी पहुंच नहीं बना सकी। और बम्बई से अगली जो संस्था थी उसका नाम था बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। यह 1885 में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी व के.टी. तैलंग द्वारा बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1885 में बम्बई में नागरिकों की एक सभा जमशेद जी जीजी भाई की अध्यक्षता में बुलाई गई। इसी सभा में इस संगठन के गठन की घोषणा की गई। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि लोगों के बीच राजनीतिक विचारों को फैलाना। ये था 1885 का बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। तो हम लोगों ने कलकत्ता के विभिन्न संगठनों के बारे में पढ़ा, बम्बई के विभिन्न संगठनों के बारे में पढ़ा। अब हम लोग आगे आते हैं। अब मद्रास में जो राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी कांग्रेस के स्थापना से पूर्व, उसे देखते हैं। इसमें सबसे पहला नाम है मद्रास नेटिव एसोसिएशन। ठीक है, तो कलकत्ता के ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा 1852 में मद्रास में स्थापित की गई। इसकी स्थापना गजुलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी ने की थी। इस संस्था ने अंग्रेजी संसद को 1853 के चार्टर से पहले एक ज्ञापन भेजा, जो बम्बई तथा कलकत्ता एसोसिएशन के नमूने पर आधारित था। आगे बढ़ते हैं, और ये है मद्रास महाजन सभा। 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। ठीक है, 1884 में एम वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ने मद्रास महाजन सभा की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना था। इसका पहला सम्मेलन 29 दिसंबर 1884 से 2 जनवरी 1885 तक मद्रास में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में विधान परिषदों के सुधार, कार्यपालिका से न्यायपालिका के अलगाव तथा खेतिहर के हालातों पर विचार विमर्श किया गया। तो आप तीनों संगठन के जो
जो भी स्थापित हुए थे बंगाल में, मद्रास में और बम्बई में, इस तीनों संगठन के आप उद्देश्यों को अगर एकीकृत करें तो पाएंगे कि सभी संगठन ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश शासन चल रहा था उसमें भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे थे, कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलगाव की बात कर रहे थे, जो मजदूर किसानों की हालत थी उसमें सुधार की बात कर रहे थे। ठीक है, तो मोटे तौर पर कहा जाए तो सभी संगठनों का एक ही काम था कि विधान परिषदों में जैसे भी हो भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने का प्रयास उन्होंने किया। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग कुछ संस्थाएं विदेशों में भी स्थापित हुई थी। तो लंदन में राजनीतिक संस्थाएं जो स्थापित हुई और प्रमुख संस्था को देख लेते हैं। इसमें लंदन इंडिया सोसाइटी है। ठीक है, तो 1865 में गठित इस संस्था की स्थापना दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में की गई। इसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, डब्ल्यू से बनर्जी एवं मनमोहन घोष आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या था कि भारतीयों पर अंग्रेजों के गलत व्यवहार एवं नीतियों की शिकायत अंग्रेजी प्रेस के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना था। ठीक है, अब है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन क्या था? तो 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का उद्देश्य ब्रिटिश जनता तथा संसद को भारतीय विषयों से अवगत कराना तथा भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना, ये उद्देश्य था। 1869 में बम्बई में इसकी शाखाएं स्थापित हुई। कालांतर में भारत के विभिन्न भागों में इसकी शाखाएं खुल गई। कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यह एक ऐसी संस्था थी जिसने युवा वर्ग को भारत में स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने कांग्रेस की स्थापना से पहले जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं थी सभी का अध्ययन किया। इसमें हम लोगों ने क्षेत्रवार ढंग से देखा कि बंगाल में राजनीतिक संस्थाएं, इसमें लैंड होल्डर सोसाइटी या जमींदारी एसोसिएशन जो 1838 में स्थापित हुई थी उसे पढ़ा। फिर बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 की, उसे देखा। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसे हम लोगों ने पढ़ा। इंडिया जो इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष की इंडियन लीग थी, उसे देखा। इंडियन एसोसिएशन जो जुलाई 1876 में आनंद मोहन बोस के सहयोग से सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया, उसको हम लोगों ने पढ़ा। फिर कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन, उसे देखा। तो ये थी बंगाल में। बम्बई में जो राजनीतिक संस्थाएं थी, बम्बई एसोसिएशन 26 अगस्त 1852 को दादा भाई नौरोजी ने स्थापित किया था। पुणे सार्वजनिक सभा, एम.जी. रानाडे और गणेश वासुदेव जोशी जी ने पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी 1870 में, उसे पढ़ा। फिर बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, जिसमें बड़े बड़े नेता थे 3 बड़े दिग्गज थे, जिसमें कि फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी और के.टी. तैलंग, 1885 में उन्होंने स्थापित किया था। फिर मद्रास में राजनीतिक संस्थाओं को पढ़ा, मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा। ठीक है, और अंत में हम लोगों ने लंदन में राजनीतिक संस्थाएं जो स्थापित हुई थी उसे देखा, जिसमें कि प्रमुख थी लंदन इंडिया सोसाइटी। ठीक है, 1865 वाली। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित की गई थी और काफ़ी महत्वपूर्ण यह एसोसिएशन था। तो इस तरह से हम लोगों ने पूरा इसे पढ़ा। अब आपके लिए प्रश्न है, आप इसे देख सकते हैं। आप स्क्रीन पर जो भी प्रश्न दिखाई दे रहे हैं आपको, ये आप देख लीजिए। ठीक है, आप वीडियो रोक करके आप इसका हल कर लीजिए। ठीक है, तो इसी के साथ हम इस वीडियो से विदा लेते हैं और मिलते हैं फिर कल। और कल चूँकि सबसे महत्वपूर्ण अध्याय हम लोग शुरू करने वाले हैं और वह वीडियो तकरीबन 5-6 वीडियो श्रृंखला में लाई जाएगी, जो कि बड़ा चैप्टर है और सबसे महत्वपूर्ण वही है।
भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता जो संग्राम चला है, तो स्वतंत्रता संग्राम के पूरे भाग को, इसके सभी चरणों को पढ़ने वाले हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।